नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम इस सक्सेस स्टोरी में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से आदित्य नाथ शर्मा, जिनकी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएजे 2022 में 168वीं यानी 168 रैंक जो है इन्होंने सिक्योर की है और ये इनका प्रथम प्रयास था और इंग्लिश मीडियम से इन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया है। आदित्य नाथ जो है हमारे टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। इससे पहले यूपी एपीओ 2022 जो अभी हाल ही में जिसका रिजल्ट आया था उसमें भी इन्होंने 48 रैंक जो है सिक्योर की है। आदित्यनाथ पर्सनली मेरठ ही यहाँ पर मिलने आए हैं मिठाई देने, एंड मैं पूरे टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से सत्येंद्र आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूँ और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना थैंक यू सो मच सर। आदित्य जी, आपके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बस ये बताइए मुझे कि एपीओ का रिजल्ट आया, फिर एपीओ के बाद बैक टू बैक आपका जुडिशरी का आया। घर वालों को एक्सपेक्टेशन था, आपको एक्सपेक्टेशन था कि हो जाएगा जुडिशरी में? सर मुझे तो एक्सेप्टेशन था क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एपीओ का एग्ज़ाम दिया था, तो एक रिज़ल्ट पॉजिटिव होने के बाद हमारी पॉजिटिव होप बढ़ जाती है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। हाँ, रैंक के बारे में मैं श्योर नहीं था कि मुझे क्या रैंक मिलेगी, बस लिस्ट में नाम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम वहाँ पे होगा। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद घर का क्या माहौल था? सर एक्चुअली मेरे पास एक रिज़ल्ट पहले से मेरे फेवर में था, एपीओ वाला। एपीओ का रिज़ल्ट मेरे फेवर में था। और सर जैसा कि पता है रिज़ल्ट जब आना होता है तो 2-4 दिन पहले से ही माहौल हो जाता है कि रिज़ल्ट आना है, ये हाइप बन जाता है। तो हम सब उम्मीद कर रहे थे कि ये चीज़ें जल्दी से आएँ और हम देखें कि क्या रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। हालांकि पूरी फैमिली और मैं हम सब तैयार थे कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आए तो भी वो मेरा ही है, इनकेस रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो भी वो मेरा ही है। तो हम सब रेडी थे दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, अब अपने बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। सर मैंने 2021 में एलएलबी कंप्लीट किया है सीएलसी डीयू से। उसके पहले मैंने अपना बीए किया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। ये सारी चीज़ें मेरी हुई थी और 21 में जब मैं पास हुआ उसके बाद से मैंने फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एंड जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तभी से मैंने अपने स्टेट को टारगेट किया था। मेरा टारगेट क्या था, कौन कौन से स्टेट मुझे देने हैं, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। और सेकेंड ईयर से ही मैंने अपनी एक बेसिक पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, जो भी मेरी प्रोसीडिंग थी, जर्नी थी। एंड आफ्टर 21 जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मैं फुल फ्लेज्ड राइटिंग वगैरह पे भी मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो ये जुडिशरी बनने का, जज बनने का कब से आया दिमाग में? ऐसा कोई इंसिडेंट या मोमेंट तब आपने निर्णय ले लिया कि भाई अब एलएलबी कर रहे हैं या करने का इरादा है कि अब जज बनना है? जी सर। सर जब मैं बीए कर रहा था, अपने फाइनल ईयर में था, तो वहाँ पे लास्ट ईयर के सेमेस्टर में मैं कुछ सीनियर जजेस से मिला, कुछ सिविल जज से मिला। तो वहाँ पे मेरे माइंड में एक चेंज आया और मुझे लगा नहीं, ये प्रोफेशन मेरे लिए सबसे अच्छा है जहाँ पे हमें चांस मिलता है सोसाइटी के साथ जस्टिस करने के लिए, लोगों को हेल्प करना है, जस्टिस देना है। ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अफेक्ट करी और इसके बाद से ही मैंने यहाँ लॉ फील्ड में आने के लिए सोचा। फिर मैंने हमारे लकली उस टाइम डीयू के फॉर्म्स ओपन थे, मैंने वो अप्लाई किया और फिर मैंने डीयू में एडमिशन लिया और इसके बाद से ये जर्नी स्टार्ट हुई। वेरी गुड। अब हमें यूपी पीसीएजे 2022 जो था, इसकी क्या, जिस परीक्षा को आपने पास किया, इसकी रणनीति क्या थी आपकी? प्रीलिम्स को लेकर क्या क्या सोर्सेज रहे, कैसे प्रिपरेशन करी? मेंस को लेकर क्या क्या सोर्सेज रहे, कैसे प्रिपरेशन करी? सर आई थिंक प्री और मेंस की तैयारी हमें एक साथ ही करनी चाहिए। अलग अलग तैयारी करना बड़ा हेक्टिक हो जाता है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी नहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि जुडिशरी में जो एक थोड़ा सा हम कहें नेगेटिव पॉइंट है कि हमारी वैकेंसी इरेगुलर है, जो हमें नहीं पता होती है कि वैकेंसी कब आएंगी। तो ये हमारे लिए होना चाहिए कि हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड हों। अगर हमें 10 दिन 1 महीने का टाइम मिल रहा है तो हम अपनी प्रिपरेशन को ब्रशअप कर सकें। तो हमारा जो मेन सोर्स होता है, सब कुछ हमारा जो होता है वो है बेयर एक्ट। तो मैंने अपने कॉलेज के टाइम से ही कवर टू कवर सारे बेयर एक्ट्स रीड किए एंड मैंने स्टैंडर्ड्स बुक पढ़े। लाइक सीआरपीसी के लिए मैंने केलकर यूज़ किया, सीपीसी के लिए मैंने तकवानी, फिर मुल्ला का स्टूडेंट एडिशन जो आता है वो यूज़ किया। ऐसे ही आईपीसी के लिए मैंने पिल्लई सर की बुक यूज़ की थी। तो ये सारे बुक मैंने सेल्फ से पढ़े और मैंने उनसे नोट्स बनाए। उन नोट्स को मैंने मेंस के अकॉर्डिंग बनाया क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड किया था मुझे किस किस स्टेट को टारगेट करना है। और मैंने सिलेबस से थोरोली मैं सिलेबस मैंने देखा था, सिलेबस के अकॉर्डिंग, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स बनाए थे। ये जो मेरे नोट्स बने थे वो एक बार में नहीं बने थे, कई बार उनको रिफाइन करना पड़ा, कई बार चीज़ें लगती थी कि मैं पूरा एक बुक ही लिख रहा हूँ। तो इसको मैंने
बार बार किया, 2-3 बार में मेरी ये चीज़ें कंप्लीट हुई तो मैंने एक मास्टर नोट्स बनाए। फिर मेंस के टाइम पे यूपी में सर सब्जेक्ट्स काफ़ी होते हैं, तो रिवीजन के लिए मैंने उस अपने मेन नोट से शॉर्ट नोट्स में उनको कन्वर्ट किया ताकि रिवीजन जल्दी हम कर सकें। अब मेरी जो मेन स्ट्रेटजी प्री से अगर मैं डिस्कस करूं तो प्री पे मैंने ओपी त्रिपाठी सर की बुक ली थी और PYQ लिए थे जिस स्टेट में मुझे प्रीवियस ईयर मैंने लिया था, और उन दोनों को मिला के मैंने पहले देखा कि ये किस एरिया को टच करते हैं। वो चीज़ें मैंने वहाँ से फाइंड आउट की और वो वहाँ से सॉल्व करता था। बेयर एक्ट को मैंने कवर टू कवर पढ़ा, कई बार पढ़ा है मैंने सारे बेयर एक्ट्स। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि मेरा वीक जोन क्या है। जो भी मेरा वीक जोन होता था या फिर जो भी प्रॉब्लम मुझे बार बार परेशान करते थे उनको मैंने एक डायरी पे नोट किया, रजिस्टर पे मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो एक मेरी रजिस्टर प्रिपेयर हो गई जिसपे वो वही क्वेश्चन थे जो मुझे बार बार भूलते हैं, वो मैंने मेंटेन किया। अब इसके साथ सब मैंने एडिशनल क्या किया था, मैंने केस लॉस पे काफ़ी फोकस किया था स्टार्टिंग से ही। मेरे पास एक नोट्स था जिसमें मैंने सारे लीडिंग केस लॉस लिखे और साइड में मैंने सारे रीसेंट जजमेंट भी लिखे, मंथ वाइज मैंने सब कुछ लिखे थे। तो यहाँ से मेरी एक केस डायरी की नोट्स तैयार हो गई थी जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलता था। और मैंने ये जो मेंस की बात जब आती है तो मेंस में मैंने एडिशनल क्या किया कि जब हम मेंस लिखते हैं तो मैंने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब लोग सभी फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न हम सभी फॉलो करते हैं। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने क्या कि जो रेंज सेक्शन का रेंज है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं और ये थियोरेटिकल। अभी सब पैटर्न चेंज हो रहा है तो यूपी में भी दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं जी। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही रेंज भी मैं लिख देता था, चैप्टर क्या है, रेंज क्या है, और जो भी टॉपिक मुझे पता चल रहा है उस टॉपिक का थोड़ा सा लिख देता था, बेसिक इस टॉपिक का मतलब क्या है। फिर मैं आ जाता था पॉलिसी पे कि ये लॉ है तो इसका पॉलिसी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ें मैं ज़रूर मेंशन करता था ऐसे प्रॉब्लम में। फिर मैं बॉडी पे आता था, मेन बॉडी पे मैं पहले सेक्शन को लिखता था जो भी रेलेवेंट लगे। अगर वो क्वेश्चन 2-3 सेक्शन से रिलेट कर रहा है तो मैं सबको लिखता था, इसेंशियल्स लिखता था। अगर लीडिंग केस लॉ मुझे याद हैं तो मैं उनको जरूर मेंशन करता था। फिर उनके साथ मैं क्या करता था, जो रीसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के, वो भी मैं मेंशन करता था। फिर अगर कोई ग्राफ बन सकता है या चार्ट बन सकता है तो मैंने वो चीज़ भी ड्रॉ की थी अपने कॉपी पे। कई बार होता है कि हम ये करें कि ना करें, लेकिन मैंने की है, मैंने अपने दोनों मेंस में किया है, APO में भी और जे में भी। फिर इसके बाद मैं कंक्लूड करता था। अब प्रॉब्लम दूसरी बात क्या आती है कि कई बार हम फेस करते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मैंने ईशू भी फ्रेम किए, एक हेडिंग लिखा था कि ईशू, फिर मैंने ईशू फ्रेम किया, एप्लीकेशन ऑफ लॉ हेडिंग देके उसको डिस्क्राइब करता था, फिर मैं लास्ट में उसको कंक्लूड करता था। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रेटजी थी। अच्छा, मेंस में GK/GS के पेपर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर यूपी एंड बिहार ये दोनों ऐसे स्टेट है जहाँ पे GK/GS बहुत ही डोमिनेट करता है, चाहे वो प्री की बात हो या फिर मेंस की बात हो। तो सर प्री के लिए मुझे लग रहा है कि MCQ लगाना तो सफिशिएंट है, लेकिन उसके साथ करंट अफेयर पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल। बेसिक्स के लिए जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये अच्छा रोल प्ले करता है यूपी बिहार में। तो मैंने घटना चक्र यूज किया था, जो इनकी एक मोटी वाली एडिशन आती है जिसमें MCQ होते हैं, और मैंने लूसेंट का हिंदी वर्जन पढ़ा है। अब इसका रीजन क्या था सर, क्योंकि लूसेंट का जो हिंदी वर्जन है वहाँ पे फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से फैक्ट्स मिल गए। एंड मैंने कुछ पोर्शन को, घटना चक्र की ही एक बुक आती है GKA नाम से, मैंने उसको रेफर की। हालांकि मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, ये जो मेरे सोर्स थे मैं वही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वही चाहिए। ये सर, तो ये मेरी प्री के रिसोर्सेज थे GS के लिए। फिर इसके बाद अगर मेंस की बात करें तो सर मैंने मेंस के लिए 2 मैगजीन्स और आपके टेस्ट सीरीज तो प्री में भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, मेंस में भी। तो आपके टेस्ट सीरीज मिल जा रहे थे, वो मैं रेगुलर आपको लगा के दे रहा था। और फिर सर मेंस में मैंने कुछ हद तक जो मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनको यूज़ किया टॉपिक वाइज। मैंने क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं, इंडेक्स बना लिया पहले। हाँ सर, फिर उसका टॉपिक वाइज। हाँ, जैसे साइंस एंड टेक है, कोई एक्सरसाइज चल रही है, तो मैंने लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर किए थे। और ये यहाँ से करंट अफेयर हुआ, और स्टैटिक पोर्शन के लिए जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि मैंने सर का टेस्ट लगाया, जिससे मुझे एक आइडिया मिल जाता था, हाँ ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है। तो वहाँ पे फिर मैं अपना भी थोड़ा सा वर्क करता था, तो चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई। अच्छा, अब ये बताइए आदित्यनाथ जी कि कोई ऐसा टिप्स कि भाई बच्चे ये कर लें तो प्री निकल जाएगा। सर
मुझे लग रहा है कि हमारे लिए बेयर एक्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। बिना बेयर एक्ट के हमारी ये जर्नी अधूरी है। डे वन से ही आप बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए कवर टू कवर के लिए। हाँ, चीज़ें वेरी करेंगी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कि आपकी स्टेट की डिमांड क्या है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होने चाहिए जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं। और सर कई बार हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम एक साथ सारे एग्ज़ाम दें कि ना दें। तो मैं कहूँगा सर, मैंने क्या इस पे किया था, मैंने अपने होम स्टेट को सेंटर पे रखा। अलाइड जो भी स्टेट आ गए, जो भी वैकेंसी आ गई, तो मैंने सोचा कि दे लेते हैं। तो इस हिसाब से मैंने 2-4 भी, उसमें भी मैंने सबको फोकस नहीं किया। जो हिंदी बेल्ट हैं मैंने सिर्फ उनको ही टारगेट किया। कौन को इससे पहले मेंस दिया था कोई? सर मैंने इससे पहले राजस्थान और हरियाणा का मेंस दिया है, लेकिन लकीली मैं वहाँ पे फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया। अच्छा, वहाँ इंटरव्यू दिए थे आपने? हाँ सर, नहीं वहाँ पे नहीं दिया था। अच्छा, अब ये बताइए, यही कीवर्ड आप मेंस के लिए बताइए कि भाई मेंस में ये काम कर लोगे तो मेंस नहीं रुकेगा। सर मेंस के लिए मैंने अपने ये 1.5 साल की जर्नी में क्या एनालिसिस किया है, क्या मुझे लगा कि राइटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर डे मिनिमम 4 घंटे भी लिख रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि राइटिंग रहेगी तो उससे क्या होता है, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आती हैं। आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे डील कर रहे हैं। और इसके लिए आप बेस्ट सोर्स है कि अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ लिया है तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड, आप उसके साथ जाइए। अदरवाइज़ आप PYQ उठाइए 2-3 स्टेट के जो आपसे एलाइड स्टेट्स हैं, उनके PYQ लीजिए, उनको लिखने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे इस जर्नी में समझ में आया वो रिवीजन, बेयर एक्ट्स और केस लॉज का रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा, बताइए, प्री और मेंस के नोट्स अलग अलग बनाने चाहिए, एक ही बनाने चाहिए? सर मैंने प्री के लिए बताई, जैसे अभी आपसे डिस्कस किया कि मैंने एक वो डायरी ही बनाई थी जो क्वेश्चन मुझे भूल रहे थे। तो प्री के लिए मेरा नोट्स वही था जहाँ पे चीज़ें मैं बार बार भूल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव निकालते समय कोई नई बात आ गई। एग्जैक्टली सर, कुछ नए केस लॉज आ गए या फिर लीडिंग है जो बार बार पूछे जाते हैं, कुछ भूलते हैं, तो मैंने उनको एक जगह नोट किया था। मेरा वो प्री का था। और मेंस के लिए मेरे पास 2 सोर्स थे, मेरा मास्टर नोट और मेरा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मैं एग्ज़ाम के पहले ही रिवीजन करता था, क्योंकि यूपी में सर सब्जेक्ट्स काफ़ी होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे नोट्स एक बार रिवाइज कर पाएँ। तो मैंने वो किया था। और तीसरी बात जो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो फिर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की थी अपने पहले मेंस में हरियाणा में, जहाँ पे मैंने 75 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। अच्छा, तो ये रीज़न था शायद, ये बड़ा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सर, टाइम मैनेजमेंट। मेंस देने के बाद, ऑल्दो आप यूपी APO में सेलेक्टेड हो गए थे, मेंस देने के बाद आपको लग गया था कि हो जाएगा? सर मेंस देने के बाद मुझे लग गया था, लेकिन मैं रैंक को लेके श्योर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने अब वो मिस्टेक मेरे से हो गए कि मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बिकॉज ऑफ मेरी नज़र ही नहीं गई। वो थोड़ा मैं कहूँगा लैक ऑफ विजिलेंस था मेरे साइड से। क्वेश्चन छूट भी गए थे? हाँ, इस मेंस में, अदरवाइज शायद वो मेरे रैंक को अफेक्ट करते, मेरा रैंक और ही ऊपर आता। तो वो चीज़ें थोड़ी सी थी, लेकिन तो मैं यही कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट प्लस आपका विजिलेंस, आपको एक्टिव भी होना है एग्जाम में। सही बात है, ये दोनों चीज़ें कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, मुझे नहीं लग रहा है फिर हमें मेंस में कोई दिक्कत आएगी। आफ्टर मेंस मॉक इंटरव्यू कितना ज़रूरी है? सर मेंस के लिए जैसे टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है, मॉक इंटरव्यू भी उतने ही ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी पता चल पाता है, हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, हम वो आधे घंटे का प्रेशर मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, वो मॉक में हमको बताया जाता है। आपके एटिकेट्स कैसे हैं, आपको एंट्री कैसे लेनी है, जो भी आपके बोर्ड्स मेंबर हैं उनसे कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से समझ में आती हैं। तो मुझे लग रहा है सर, जैसे टेस्ट सीरीज हमारा बैकबोन है, मॉक भी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने, लास्ट स्टेज को क्रैक करने के लिए। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? जो हमारे यहाँ मॉक दिया था उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सर मैंने आपके मॉक APO में भी दिए थे, जे में भी दिए थे, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पता चली जो मैं मिस कर रहा था। लाइक ग्रीट कैसे करना है, फिर हमें एंट्री कैसे लेनी है, एंड सर कुछ एरियाज जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आपने किए जो ग्रुप में डाले थे। हाँ, ग्रुप में आपने दिया था, फिर मॉक में आपने मेरे से 3-4 ऐसे क्वेश्चन किए थे जहाँ पे मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने बाद में भी उनको रिवाइज किया, पढ़ा, और लकीली उसमें से 2 क्वेश्चन मेरे से सेम टू सेम पूछे गए थे इंटरव्यू में। जैसे आपने केशवानंदन डिस्कस किया था, क्योंकि ये 50 ईयर्स चल रहे हैं उनके, तो यहाँ पे मेरा माइंड नहीं जा रहा था, मैंने उसको भी वहाँ पे देखा, और ये चीज़ मेरे से APO में सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे से पोज हुआ, APO में भी रिपीट हुआ। APO में रिपीट हुआ था सर। अब आपके इंटरव्यू पे चलते हैं रियल, बस आप हमें वो बताएंगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सर वहाँ का मैंने दोनों इंटरव्यू फेस किए हैं, यूपी कमीशन में काफ़ी ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, वो लोग काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं। पहले तो मेंबर्स क्या ट्राई करते हैं कि सारा इन्वायरमेंट नॉर्मल हो जाए, आप
हैक्टिक फील ना करें, ये या फिर आपके अंदर का जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाए। एंड सर इसके बाद ऑनरेबल चेयरमैन मैम थी, मुझे नाम भूल रहा है मैम का, जे के इंटरव्यू में। तो मैम ने पहले ही मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आप 21 के बाद कर क्या रहे हैं। तो मैंने अपना एपीओ का रिज़ल्ट मेंशन किया, तो सारे मेंबर्स काफ़ी खुश हुए। फिर एपीओ की रिज़ल्ट के बाद मेरे से हॉबी पूछी गई, तो मैंने ऑनेस्ट, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जा सकता है। मैंने अपनी हॉबी प्रिपेयर की थी, मैंने अपना हॉबी मेंशन किया, जिसके बाद लगभग 10 मिनट का इंटरव्यू मेरा सिर्फ हॉबी पे चला। 10 मिनट चले। एंड फिर ऑनरेबल जज सर जो थे वो कह रहे हैं कि अब आपसे हम इंटरव्यू की बात करते हैं जिसके लिए आप हमारे पास आए। एंड देन 22 मिनट तक मेरा लॉ का इंटरव्यू चला। तो टोटल मुझे लग रहा है आधे घंटे या जो भी है सर अराउंड मेरा 32 ये मेरा इंटरव्यू चला था। तो उसमें लाके कोई क्वेश्चन जो याद आ रहे हो? सर लॉ में मेरे से एविडेंस, सीपीसी एंड सीआरपीसी पे काफ़ी बात की गई। एविडेंस से सर सेक्शन 10 मेरे से डिस्कस किया गया, 9 किया गया, 14 किया गया, डीडी किया गया, सीपीसी से 150, सीआरपीसी से सर 157, 154 एंड चार्ज पे डिस्कस किया गया, लीडिंग केस पूछे गए। एंड सर सीपीसी से मेरे से ऑर्डर 39 पूछा गया, 3-4 सब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी मेरे से सीपीसी में पूछे गए। एंड देन रेस जुडिकेटा, सेक्शन 10, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। ओके। और ओपिनियन बेस्ड या कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन? सर हाँ हो रहे थे, लेकिन मेरे से नहीं पूछे गए, मेरे से कोई भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुए थे। तो लेकिन ये जो ट्रेंड इस बार का था काफ़ी पूछे गए, क्योंकि मणिपुरी न्यूज़ में था, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, लैंग्वेज पेपर को लेकर आपने कैसे तैयार किया और क्या क्या सोर्सेज रहे? सर लैंग्वेज के लिए एक्चुअली मेरा जो बेसिक एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम से ही है, तो हिंदी के लिए भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नहीं थी। एंड सर ग्रेजुएशन के बाद से क्या था, मैंने अपना मीडियम शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की वजह से वो चीज़ें भी मैनेजेबल थी। अब सर मैंने हरियाणा राजस्थान लिखा था, तो मुझे ऐसे पे मैंने काफ़ी वर्क किया था, ऐसे क्या लिखना है। और लकली मेरे एक सीनियर हैं, मैं उनका नाम भी मेंशन करना चाहूँगा, राजकिरण भैया, वो काफ़ी मेरे से सीनियर है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं वो। हर स्टेज पे उन्होंने मेरी हेल्प की है। मैं अपनी कॉपियाँ लिखता था, उनसे चेक कराता था, तो वो एक ऑनेस्ट रिव्यू देते थे, जिसके बाद से मैं उस पर वर्क करता था। तो ऐसे मैंने जो मेरा सोर्स था वो था न्यूज़पेपर ही। मैंने न्यूज़पेपर पढ़े थे, कुछ चीज़ें मैंने गूगल करी थी, जैसे कोटेशन भी हम यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने गूगल किया था और एक जगह लिखा था, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमें लग जाता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर काम करना चाहिए। मैंने 10-10 टॉपिक सॉर्ट आउट किए थे और लकली तीनों एसेज मेरे मैच हो गए थे वहाँ से। वेरी गुड। अच्छा, लैंग्वेज का आपका हो गया, जीएस का हो गया, लॉ पेपर और इंटरव्यू भी हो गया, सफलता आपको मिल गई है। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर ये सफलता का श्रेय मुझे लग रहा है सबसे जो सपोर्टिव रोल था वो मेरी मदर का था। मदर के बाद टीचर्स हैं पूरे, तो पूरी फैमिली, टीचर्स, और कहीं ना कहीं सर मेरा हार्ड वर्क भी था या फिर स्मार्ट वर्क था। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो शायद ये हमारा प्रोसेस कलेक्टिव सपोर्ट, तो ये प्रोसेस हमारा ईजी हो जाता है, कंप्लीट होता है। ये सर, तो टीचर्स क्या है, टीचर्स सर उस प्रोसेस को ख़त्म नहीं करते हैं, क्या उस जो जर्नी है उसको ईजी बनाते हैं, ताकि हम अपने सक्सेस को जल्दी से हासिल कर लें, अचीव कर लें। और फैमिली क्या है कि फैमिली आपको हर कंडीशन में आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि वही हमारी रूट है। तो मुझे लग रहा है हमें अपने फैमिली से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए। एंड टीचर से भी, सीनियर्स जो भी आपको लग रहा है कि आपको हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ आप रहिए। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या अनफॉर्चुनेटली इसमें भी नहीं हुआ, या लास्ट अटैम्प्ट पर आ चुके हैं या नहीं हो पा रहा है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, ये लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि जब हमें कोई जॉब मिले तभी हम सक्सेस हों। सक्सेस का मतलब है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि एजुकेशन का बेसिक पर्पस यही होता है जो हमें एक सफल नागरिक बनाना सिखाए। अब रही बात सर ये जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना ना करना, तो ये जो सफलता है वो दोनों हमारा ही है। तो मुझे लग रहा है सर अगर हम असफल हो रहे हैं तो भी हमें पूरे मन से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई है। क्योंकि सर मैंने असफलताएं भी देखी हैं, मैं बहुत पास जाके वापस आया हूँ, तो मुझे पता है कि हम बहुत ही लो फील करते हैं। लेकिन उस टाइम पे आप किसी ऐसे आदमी से बात कीजिए, व्यक्ति के पास जाइए जो आपको सपोर्ट करे। और इस पूरी जर्नी में हमें क्या करना है कि हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जितना ज़्यादा हो सके आप नेगेटिव पीपल को अवॉइड कीजिए, पॉजिटिव में रहिए। थोड़ा सा हमें अपना ये जो
हेल्थ है, इस पे भी माइंड फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ मिलेंगी तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन इनके रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेज के लिए जो भी हमारा एग्ज़ाम आ रहा है उसको हमें फोकस करना चाहिए और पहले हमें अपनी कमियों को फाइंड आउट करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है हमारा शायद ये चीज़ें आपको हेल्प करें आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्रैक करने में। जीके जीएस पेपर को लेकर, खासकर उत्तराखंड, यूपी और बिहार, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट टारगेट फॉर IQ? सर अभी जो ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है, इस बार का पेपर काफ़ी अलग आया था, मेंस हाँ पैटर्न चेंज था सर। यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो एपी हो या जे, प्री मेंस दोनों जगह हमने काफ़ी चेंजेस देखे हैं। लेकिन सर जो भी आपने टेस्ट दिए थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे, क्योंकि जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग थे। तो हमें एक आइडिया लग जाता था हमें ये करना है, ये छोड़ना है। तो मुझे लगता है सर एग्ज़ाम में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है हमें क्या नहीं पढ़ना है, ये भी। और ये चीज़ें आपको बताएंगी आपकी टेस्ट सीरीज। सर सारे टेस्ट काफ़ी जेन्युइन थे, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ फाइंड आउट करने में एरियाज़ को। थैंक यू। अच्छा, कोई और मैसेज, कोई सजेशन लास्ट में आप हमारे प्यारे व्यूअर्स को बताना चाहें? सर ये जर्नी क्या है सर, जो भी ये प्रोसेस है मुझे लगता है कि हम सबको ये एंजॉय करना चाहिए। आप इस पूरी जर्नी में पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। एंड हाँ, अपने जर्नी को आप इजी बनाने के लिए मुझे लगता है कि जो भी आपका स्टेट है वहाँ से आप पहले सिलेबस से अच्छे से रूबरू हो जाइए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप सिलेबस से रूबरू हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि कोचिंग ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहीं पे कोई कोचिंग नहीं ली है अपनी इस जर्नी में। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आपको चाहिए तो बेशक आप किसी कोचिंग के पास जाइए, वो कोचिंग कीजिए, क्योंकि हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मेरे पास मेरे सीनियर्स थे और मैंने ये स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह यूज़ किया, तो मेरा काम इससे हो गया था। तो इसलिए मैं किसी कोचिंग के पास नहीं गया। इन केस लगता है कि आपकी कमियां नहीं दूर हो पा रही। पेपर्स के लिए आपने कोई कोचिंग ही नहीं की? सर मैंने लॉ के लिए कहीं कुछ नहीं किया था। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें सेल्फ ही मैंने की थी। वेरी गुड। एंड प्यारे साथियों, हमारे साथ थे आदित्यनाथ शर्मा। अगेन मैं पूरी टारगेट फॉर IQ की टीम की तरफ से आदित्य जी आपको कंग्रेचुलेट विश करूँगा। एंड आपको ये कुछ मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। आप यहाँ पर आए हैं गोरखपुर से चल के, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आदित्य ने पहली अटैम्प्ट में ही 168वीं रैंक जो है वो हासिल की है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इनकी बातों से सीखकर जो जो इन्होंने बताई हैं उसे अमल करके एक दिन, ये भी बता रहे थे मुझसे कि मैं एक बार अपने पढ़ाई के दौरान कुछ जजेस से मिला, फिर मुझे वहाँ से मोटिव बना कि मेरे को मजिस्ट्रेट बनना है, और फाइनली इन्होंने कर दिया। तो आप लोग भी प्लीज़ कुछ सीख के ज़रूर अपने बड़े सपने पालिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन है आपका आदित्य जी से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इनसे बात करके आपको ज़रूर रिप्लाई करा देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और इसी तरह की नई सक्सेस स्टोरी आप लोगों को हमारे चैनल टारगेट फॉर IQ पर मिलती रहेंगी। आदित्य जी, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।